भारतीय जनता पार्टी का ज़िले में, प्रदेश में और देश में कोविड वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ा जन जागृति अभियान चल रहा है कि जो महामारी पूरी विश्व में, दुनिया में इस कोरोना को लेके फैली और पहला एक ऐसा देश है भारत सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की सरकार ने कोरोना वैक्सीन को बनाया और पूरे हिंदुस्तान में एक जागृति अभियान और वैक्सीन की ड्राइव, आम जन को सरकार द्वारा सहूलियत मिल सके इस महामारी को लेके, और ना केवल भारतवर्ष में लेकिन भारत से भी दुनिया में, विश्व में 46 देशों को वैक्सीन सप्लाई भारत कर रहा है। विश्व गुरु का जो मूल मंत्र था भाजपा सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उस लक्ष्य को हम कहीं ना कहीं प्राप्त करते जा रहे हैं। आज से पहले विश्व में बहुत सी महामारियां आई, लेकिन जो सरकारें थी वो अपंगु और लाचार सरकारें थी, पैसा बटोरने के लिए ही हिंदुस्तान को चलाने का काम करती थी। एकमात्र पहली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो पूरे विश्व के, केवल भारत नहीं पूरे विश्व के बारे में सोचती है, और इसी के अंतर्गत हमारे हिंदुस्तान में इस महामारी की हमने वैक्सीन को ईजाद किया और आम जन कल्याण तक, घर घर तक ये वैक्सीन जा रही है। मुझे हैरानी है कि हमारे बॉर्डर एरिया पे आज हम बैठे हैं इलाहाबाद में, इसके तमाम गांव में, चाहे वो नीमला है, धूलपाड़िया है, करमशाणा है, वहाँ तक भी, लास्ट छोर तक भी हम इस वैक्सीन को लेके जा रहे हैं। और एक अभियान जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति छूटे ना, 60 साल से ऊपर की उम्र का कोई व्यक्ति ना छूटे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रण लिया है कि इस ड्राइव को हम अंतिम छोर, अंतिम ढाणी तक लेके जाएंगे। उसके निमित्त आज हम इलाहाबाद के अंदर हेल्प डेस्क हमारा शुरू हुआ है। हर सेंटर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जागरूक अभियान पे लगा हुआ है, बूथ लेवल पे भी, और ढाणी ढाणी, गांव गांव, घर घर, खेत खेत, आम जन तक, चाहे वो किसान है, मजदूर है, हर एक को जागरूक करने पे इस मिशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इलाहाबाद मंडल के मंडलाध्यक्ष और हमारे मंडल प्रभारी, हमारी पूर्व में जिला अध्यक्ष रही बहन नीताशा सिहाग जी, हमारे जसवीर चैल जी मंडल अध्यक्ष पोड़का, हमारे सुशील कंबोज जी, और हमारे जिला के महामंत्री, पूर्व में रानिया से विधायक रहे श्रीमान रामचंद्र कमोज जी, महामंत्री हमारे जिला के अमन जी, और हमारे यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन रवि लड्डा जी, हमारे उपाध्यक्ष कटारिया जी, तमाम कार्यकर्ता, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ, हमारे बड़े अजीज़ और मार्केट कमेटी के चेयरमैन अमित चंद मेहता जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, बुराराम डूडी जी, सारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ में, अपने गांव में, सब जगह ये प्रचार और प्रसार इस चीज़ को कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो महामारी थी, इससे हमें आर्थिक नुकसान भी हुआ है और हमने बहुत कुछ झेला और सीखा है। समाज के प्रति जागरूकता भी बहुत आई है, और इसी संकल्प को लेके हमारी ये ड्राइव चल रही है। आज जो कार्यक्रम था इसी के निमित्त हमारा रखा गया था, और मैं पूरी इलाहाबाद की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी ड्राइव चलाई हुई है। उपचुनाव की बात करेंगे, इलाहाबाद में जल्दी उपचुनाव आने वाला है। हाँ जी। तो आपकी क्या तैयारी है, कौन मैदान में आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के दृष्टि हो, चाहे कोई अभियान हो, तत्पर और तैयार रहती है। एक एक कार्यकर्ता निष्ठावान है और सच्ची नीयत से लगा हुआ है, और आज से नहीं, वर्षों से लगा हुआ है। जिस वक्त भाजपा का हरियाणा में हल्के में अगर 500 वोट भी थे, उस टाइम भी कार्यकर्ता लगा था, और 50,000 वोट है, आज भी उसी मुस्तैदी से कार्यकर्ता जुटा हुआ है। गठबंधन की सरकार है, निश्चित तौर पे इलाहाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। तो अभय सिंह जी के इस्तीफे को किस नज़रिए से देखती हैं, उसका क्या? देखिए, मैं ये मानता हूँ अभय सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया है वो कोई किसान के दृष्टिगत नहीं दिया है। अगर किसानों के मसले पे इस्तीफा दिया होता तो कभी भी इस्तीफे की कंडीशन नहीं रखी जाती, तिथि नहीं रखी जाती।
जो ये मूवमेंट थी किसान की, जो सो कॉल्ड कांग्रेस बैक मूवमेंट चल रही है, गुमराह कर किया जा रहा है लोगों को किसान के नाम पे, क्योंकि इस जो ये काले कानून की बात करते हैं, जो बिल कृषि का है, मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछता हूँ कि बिल तैयार किसने किया? जब ये बिल अध्यादेश के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ तो सोशल मीडिया पे कांग्रेस क्रेडिट ले रही थी कि आपने क्या किया, तो भूपेंद्र हुड्डा की कमेटी ने बनाया। ये जब आप इनिशियल स्टेज पे देखे हैं, जो 5-6 दिन का जैसे ये इंट्रोडक्शन हुई कि अध्यादेश इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कांग्रेस की जो IT सेल थी उसने क्रेडिट लेने का काम किया कि किसी तरीके से इसको हम क्रेडिट लें कि ये तो हमारा तैयार किया हुआ है। और जब उनको क्रेडिट नहीं मिला तो उन्होंने बाउंस बैक शुरू कर दिया। बेसिकली कोई भी चीज़ है, मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, मुझे ये बताओ कि सरकारें लोग बनाते किस लिए? कानून के लिए। और अगर कोई चीज़ गलत बनती है तो उसमें अमेंडमेंट्स किसके लिए होते हैं? GST कानून बने, कितने अमेंडमेंट हुए? अरे जो चीज़ लागू नहीं हुई और उसके बारे में आप ऐसा मिथ प्रचार कर रहे हो, भाई कोई गलत होगी, चीज़ें तो ठीक हो जाएगी। अमेंडमेंट्स क्या होती है? अमेंडमेंट्स होती है जो गलतियाँ, उसको त्रुटियों को ठीक करना, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। और इन्होंने जो कहा कि मैं 27 तारीख को इस्तीफा दूंगा, तो भाई 27 को क्या नई चीज़ होगी? किसान के साथ अगर आप कहते हो मैं खड़ा हूँ, तो आपको उसी टाइम एट ए मोमेंट माननी थी, या 27 तक आपको पढ़ने का समय मिला, भी इसमें काला धोला क्या मैं देख लूँ। अक्षर तो 27 से पहले भी उतने ही थे, अक्षर 27 के बाद भी उतने हैं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था कि जो इनकी ज़मीनें, पॉलिटिकली ज़मीन होती है ना, वो खिसक जाती है जब किसी एक पार्टी की, तो उसको रिवाइव होने के लिए कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करना पड़ता है कि मैं पीछे रह गया, मैं आगे कैसे हूँ। तो ये इस्तीफा था, इससे प्रोपेगेंडा कि किसी तरीके से जो इनेलो की ज़मीन खिसक रही थी, इनेलो का पूरा हरियाणा के अंदर जो वर्चस्व खत्म हो गया था, उसको किसी तरीके से हम रिवाइव करें, तो उसके लिए इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। मैं यही सवाल इलाहाबाद की जनता से पूछता हूँ कि आपको उपचुनाव, ये इलाहाबाद में दूसरा उपचुनाव है मेरी जो समझ के अंदर है, पहले भी उपचुनाव रहा है। इलाहाबाद की जनता रिजर्व थी, हल्का रिजर्व था, तो भी जनता तंग थी। और जब हल्का ओपन हुआ तो बहुत से कदावर लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन इलाहाबाद उस वक्त भी विपक्ष में था और आज भी विपक्ष में। मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से इलाहाबाद की जनता को कि क्या इलाहाबाद की जनता ने विपक्ष में रहने का ठेका उठा रखा है, या उनकी कुंडली में लिखा है भी उनको भुगतना है? परमात्मा ने यही तय कर रखा है क्या कि हमने ये विपक्ष में बैठना है? और जो डेवलपमेंट है, सारी जगह डेवलपमेंट है, क्या इलाहाबाद की जनता डेवलपमेंट नहीं चाहती? ये तो धक्के से कुछ लोगों ने, पूरा इलाहाबाद के अंदर सारी पंचायतें हैं, क्या सब लोग उपचुनाव चाहते थे? गांव में 10 लोग हैं जिनको ये लगता है कि थारी चौधर खत्म हो रही है, और वो 10 लोग इन्हीं से जुड़े हुए। उन लोगों के दिमाग में, जहन में ये है कि उपचुनाव आ गया, हम दोबारा जीतेंगे। इस बार ये इलाहाबाद की जनता शानी हो गई है। ये 15 साल पुराना इलाहाबाद नहीं रहा, नई पीढ़ी तैयार हुई है जिसने इलाहाबाद को किस रूप में देखना है, ये उन नौजवानों ने तय करना है। और अब इलाहाबाद की जनता सरकार के साथ जाएगी, क्योंकि इलाहाबाद ने अपना इलाका देखा है। आज करमशाना का बच्चा भी दिल्ली जाता है, करमशाना का बच्चा भी चंडीगढ़ जाता है, और वो जब देखता है और हल्कों में कितने हल्के क्रॉस करके जाता है, जब वो डेवलपमेंट देखता है तो उसको इलाहाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ये मलाल होता है कि हम इसलिए पीछे हैं कि हम विपक्ष में हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, हर एक इंसान को एक राइट दिया है। RTI लगाओ, किस किस काल में इलाहाबाद में पैसा आया। माननीय मनोहर लाल जी की पार्ट फर्स्ट की जो गवर्नमेंट थी उसमें कितना आया, उससे पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी उसमें कितना आया, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी। RTI लगाओ, उनका टाइम लगाओ, किस काल से किस काल तक, आप जनता के सामने है। इतना पैसा डेवलपमेंट का विधायक ना होने के बावजूद भी सरकार ने दिया, और ना केवल इलाहाबाद, सिरसा के अंदर 5 सीटें भाजपा की नहीं है। आप सिरसा के अंदर देखो कितना पैसा है 5 हल्कों का। अरे तो मैं ब्यौरा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप
का दौर है राजनीतिक के अंदर। अब उपचुनाव होगा, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई कह रहा है मैं तेरी रड़क काट दूंगा, कोई कहता है मैं तेरे को ये कर दूंगा। ये दौर चल रही है। मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आप मसल पावर की बात छोड़ के आप कागज पे आओ, बताओ जनता को कि भाई जब हमारा टाइम था हमने इलाहाबाद में क्या किया। वोट तो इलाहाबाद के लोग देते हैं आपको, आप विधायक थे। उसके बाद आपका काल कांग्रेस का काल था, कांग्रेस ही बताएं कि हमने इलाहाबाद में क्या किया। और भाजपा का तो काल चल रहा है लेकिन विधायक नहीं है, फिर भी आज सारी भाजपा की टीम बैठी है, हम बताएंगे हमने क्या काम किया। लेकिन इन सब के बावजूद मौके पे परिस्थितियां कुछ इस तरह की बढ़ गई है, सरकार को उन्होंने बंधक बना दिया है। किन्होंने? जो चंद लोग हैं, किसी का नाम नहीं लेंगे। सरकारी तंत्र जो है वो कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, जहाँ भी जाता है उनका विरोध होता है। तो ये पोजीशन कितने दिनों चलेगी? और देखिए इसको दूर करने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ इसी बात में। मैं आपके सामने बैठा हूँ, हमें तो किसी ने बंधक नहीं बनाया, हमारी सारी टीम बैठी है, काम कर रही है। आपको नहीं बनाया लेकिन मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे हो। देखिए वो उस टाइम क्या परिस्थितियाँ थी, क्या हालात थे। अब मुख्यमंत्री जी सरसा आएंगे तो क्या ऐसी परिस्थिति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सरसा के अंदर मंत्री हैं, वो भी घूम रहे हैं, ऐसे हालात हैं। एमएलए 90 एमएलए हैं, 90 एमएलए घूम रहे हैं। ये सिर्फ क्या चीज़ है? हाँ, कई इश्यूज होते हैं जिन इश्यूज को हम गहराई में देखें। मैं मानता हूँ जो ये इशू है ये टोटली एक प्रोपेगेंडा बाय ए प्रॉपर पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी। कहीं पे तो वो कांग्रेस लगी हुई है और कहीं पे कांग्रेस की बी टीम जो है इनेलो वो लगी हुई है। नहीं, आपको नहीं लगता कहीं न कहीं सरकार किसानों को अपनी जो तीनों बिल उनके बारे में बताने में विफल रही है, तब ये लोग आए? देखिए मेरी बात, ये तो उनके उन्होंने स्टेटमेंट आ रहे हैं, तेल पिला के रखो जी, दूध की कीमत रेट कर दो जी, इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, कौन लोग हैं जो ये बयान दे रहे हैं कि भाई इनके लठ मारो। अच्छा, फिर सरकार अगर संजीदगी ना हो किसानों के प्रति तो 16,000 से लेकर 30,000 रुपये मुआवजा सरकार देती है कभी? अगर सरकार संजीदगी ना रखे तो क्या किसानों को क्लेम मिलता? नहीं। तो मैं क्लेम की बात करता हूँ, ये अपने राज्य में बताए इन्होंने मुआवजा कितना दिया? 300 रुपये। उनको कहो तुम बयान दो, ये श्वेत पत्र मांगते हैं, भाजपा सरकार माने बनो राज्य का, इनको कहो तुम अपना श्वेत पत्र दे दो। कांग्रेस को कहता हूँ तुम अपना ले आओ, तुमने किसानों को क्या दिया और इस सरकार किसानों को कितना पैसा दे रही है आप बताओ। देखिए कोई भी सरकार है वो नीतियों पे चलती है, पॉलिसी प्रोग्राम्स पे। सरकार कभी चलते चलते जबानी आदेशों पे नहीं चलती। सरकार का एक तरीका होता है, उसकी एक रूल बुक होती है, उस अकॉर्डिंगली उसने किस वर्ग को कैसे सामान देना है, कृषि में क्या करना है, इंडस्ट्री में क्या करना है, रोड्स के लिए क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए कह रहे हैं, नीति निर्धारित होती है। ऐसा नहीं होता कि सरकार चल रही है वो कह देगी ये काम, उनको कोई फैसला लेना है वो पूरे हरियाणा पे लागू होता है। कृषि के अंदर जितने बदलाव, जो त्रुटियाँ थी, जहाँ गलतियाँ थी, वो तमाम बदलावों को ठीक करके और आज किसान के खाते में पैसा आ रहा है। आप सब लोग देहात से बिलोंग करते हो, मैं खेती करता हूँ खुद। आज सरसों का क्या भाव है? 5,500 के आसपास। ठीक, ये किस लिए है? क्या ये भाव कांग्रेस ने दिया, इनेलो ने दिया, किसने दिया? ये भाव सरकार की नीतियों पे। जब सरकार ने पाम ऑयल पे रोक लगाई तो सरसों बढ़ गई। कौन लोग थे जो पाम ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए छूट देते थे? कांग्रेस के लोग, क्योंकि केंद्र के फैसले से इंपोर्ट रुकता है, स्टेट के फैसले से इंपोर्ट नहीं रुकता। स्टेट का फैसला स्टेट की बाउंड्री में होता है। एमएसपी का फैसला स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ये कोई चीज़ को परचेज करे वो राइट है। मान लो आज हम कह दें कि हम फलानी चीज़ परचेज करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जब फसलें खरीदी जाती है तो उसमें सेंट्रल पूल और स्टेट पूल के हिसाब से फसलें खरीदी जाती हैं और सेंटर निर्धारित करती है कि हमने कितनी फसल किस तादाद में, किस क्वांटिटी में और किस रेट पे लेनी। एक चीज़ पे रोक लगी, भाव बढ़ गए। दालों के, मैं आप बैठे हो पत्रकार, दालें महंगी होगी। अब हमारी जो दालें वो इंपोर्ट होती है। हमारा जो लोकल, जो अब से पहले परचेज थी, जितना हमारा प्रोडक्शन था, कांग्रेस के राज में तो 10% प्रोक्योरमेंट थी। 90% हमारी दालें जो किसान पैदा करता था
वो मार्केट में ली नहीं जाती थी। इस सरकार ने आके उस पूरी 90% को सिक्योर कैसे करना है, उस पर भी इंपोर्ट पे रोक लगेगी, तो यहाँ दालें महंगी होंगी, चने का भाव महंगा होगा, मूंग महंगे होंगे, हर चीज़ महंगी होगी। अच्छा, जब महंगी होगी, एमएसपी बढ़ेगी, तो फायदा किसका होगा? मूंग पैदा करने वाले का। मूंग पैदा कौन करता है? इंडस्ट्रीज तो नहीं करता। मतलब लेकिन आप महंगाई को जायज ठहरा रहे हो कि इस महंगाई से लोगों का देखिए फायदा विक्टर हो। जी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, चीज़ बात के अंदर से बात निकालना ठीक नहीं है। किसान को क्या रेट ना मिले? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज सरसों 5300-5400 है, क्या किसान को 5300-5400 नहीं मिलना मतलब जो ये तेल महंगा हुआ है ये इस रेट की वजह से हुआ मैं है। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, हम पैदा करने वाले लोग हैं, क्या हमारा राइट नहीं है कि हमारी महंगी बिके? नहीं, ये तो देखो सरसों की जो खरीद है ये तो अब हो रही है, लेकिन ये रेट तो पहले ही 140 हो गया था सरसों के तेल का। तो हाँ, तो 140 अगर हो गया है तो सरकार उसको देखेगी जी। अब जो चीज़ें आ रही मतलब मैं हैं, ये मेरी कह बात रहा सुनो, हूँ मैं एक चीज़- नेताजी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो महंगाई जो बढ़ रही है, चाहे तेल के रेट है, चाहे गैस के रेट है, चाहे किसी चीज़ के रेट है, ये इसका किसान को मतलब फायदा हो रहा है। आप देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं बिल पे बात कर रहा हूँ कि अगर किसान का राइट है, अगर किसान चाहता है उसकी फसल महंगी बिके, तो हम राइट है हमारा। मैं खेती करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा नरमा तो है ना 9000 बिकना चाहिए। अगर मेरा नरमा 9000 बिकता है, मैं कमोडिटी तो मैं भी खरीदता हूँ ना, खरीदार तो मैं भी हूँ। सबसे महंगी कंपनी कौन सी है ऑटोमोबाइल में? टोयोटा। टोयोटा की कार भी आती है, एसयूवी भी आती है और लैंड क्रूजर भी आती है। उस कंपनी में आप जाके ये पूछोगे ना कि सबसे ज़्यादा टोयोटा कौन खरीदता है, तो आपको उसके वो लिस्ट देंगे ना, तो किसान खरीद रहा है और गांव के एड्रेस पे बिकती है। इसका मतलब हम अगर पैदा करते हैं तो हम भी लग्जरी लेते हैं ना। अगर मैं किसी चीज़ को पैदा करता हूँ तो मेरा राइट नहीं है लग्जरी लेने का। आज हमारे गांव के अंदर कोठियाँ हैं, कोई साल लग है कि घर की पेड़ी था। ठीक है, तो मेहनती लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं तो हमारा राइट है भी। तो किसान अब बात क्या है नेताजी की एमएसपी की वजह में इतना हाँ, अगर एमएसपी खत्म होगी यूपी बिहार के अंदर कोई जड़े मंडियां को नहीं, और 8 मंडी खत्म करने की सरकार को प्रोग्राम चाहिए। देखिए, सरकार ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हम मंडी खत्म कर रहे हैं। नहीं, सरकार ने नहीं कहा, लेकिन जो उसके क्रियाकलाप है ना, जैसे आप किसानों के खातों में सीधा पैसा दे रहे हो, आरटीओ को कह दिया कि आपको कमीशन नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह की ये बात है, ये तो मंडी खत्म करने वाली ही होगी। देखिए, एक बात सुनो, अब हम अपने दिमाग से कोई चीज़ सोच लें, कोई ज़रूरी तो नहीं कि सरकार भी वही सोच रही हो। आज जिन लोगों के वहम ये इस चीज़ का है कि एमएसपी अगली बारी नहीं मिलेगी, मैं आपको पॉलिटिकली बात करता हूँ कि लोग वोट देते हैं कि भाई इसलिए कि हम सिक्योर रहें। अभी शेष 3 साल पड़े हैं, 3 साल में 6 फसलें आएंगी। अगर 6 फसलों का एमएसपी मिलता है तो क्या किसानों का दिल नहीं टिकेगा इस सरकार को हम रिपीट करें? इससे पहले मोदी जी से पहले किसकी सरकार थी? उनकी कभी जवाबदेही थी किसानों के प्रति? आज तक कांग्रेस ने किसानों को सिक्योर किया है क्या? उसने ये कहा है कि तुम चिंता मत करो। राहुल गांधी ने सूरतगढ़ में रैली में कहा था 10 दिन में कर्जे माफ कर दिए। न अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब हाथ में लेके आपके सामने कहा, पत्रकार हो, कोई सवाल है वहाँ? गुटखा साहब से बड़ी कोई चीज़ है? सबसे बड़ी मैं एक चीज़ और है आपके माध्यम से, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी ये आम देखा जाता है कि जब भी किसी नेता से सवाल किया जाता है, बीजेपी के नेता से अक्सर, तो बीच में कांग्रेस जरूर आती है। ऐसे है जी। एक बात बताऊँ ना आपको, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे लोकदल है, कांग्रेस है, अकाली दल है, हमारे से आप सवाल इसलिए करते हो, हम राजनीतिक दल हैं। नहीं, आप पार्टी में हो, आप सत्ता में हो, इसलिए करते हैं। इसीलिए करते हो हाँ ना जी। जी। तो हम यही बताना चाहते हैं लोगों को कि वो जो पार्टियां थी हमारे से पहले सत्ता में, आज तक उन्होंने कुछ किया क्या? मैं तो दावे से कहता हूँ कि हमने सरसों 5300 कर दी, हमारी सरकार की नीतियों ने 5300 कर दी। मैं दावे से कहता हूँ वो अपनी नीति बताए कि उनकी नीतियों ने क्या किया, वो बताएंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ ना। भी देखो, कोई चीज़ है, मैं आज दावा करता हूँ कि हमने 5300 रुपये सरसों कर दी, एमएसपी से भी 500 रुपये ऊपर है। पेट्रोल भी 100 रुपये हो गए। देखिए, एक बात सुना, पेट्रोल की भी कोई सरकार व्यवस्था करेगी किसान को किस तरीके से उसमें लाभ। उसके एक बात सुनो, अपन एक बात कर रहे हैं,
आज गांव में कोई कच्ची गली बताओ। नहीं, गड़ी कच्ची नहीं है। जो आप किसान की तो एमएसपी की बात कर रहे हो, 5600 रुपये हो गए। जो किसान नहीं है उसकी तो छुट्टी हो रही है ना। मैं एक बात सुनो, शोर किसानों ने मचा रखा है। एक बात एक बात सुनो, और वो शोर मचा रखा है। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछता हूँ, जो भी किसान लीडर हैं, उनको कहो 2 मिनट बैठ के ये बताओ भी इसमें अच्छा और बुरा क्या है। परसेप्शंस हैं, लड़ाई परसेप्शंस की चल रही है। नहीं देखो बात है तो एक तो बलो गयो और फिर भी मानने को लग गया मारो तो सत्यानाश हो गया ना। सरकार सुनो, सरकार ने अभी एक सिस्टम, मैं बताता हूँ, हर चीज़ पे गवर्नमेंट बड़ी संजीदगी है। एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर जितने सेक्टर्स हैं उनके बारे में सरकार सोच रही है और अच्छा काम कर रही है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, अगर सरकार एमएसपी की गारंटी कर देती है तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत होती है? देखिए, वार्तालाप सरकार ने कहा है कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। वो आए तो सही, वो क्यों नहीं, मेरी बात क्यों नहीं बैठ रहे? आपके मेरे और हम किसानों के, मैं मान लो 15 गांव के किसान ले जाता हूँ। सवाल ये है कि जो किसान की उन्होंने अपनी कमेटी बनाई, 40 लोग जत्थे, 50 जत्थे, उनको सरकार निमंत्रण दे रही है भी आप आओ, बैठो, अपनी चीज़ रखो। सरकार ने कई दौर की बातचीत रखी। जिस चीज़ पे सरकार एग्री होती है अगले दिन वो पलट जाते हैं। हार के फिर उन्होंने कह दिया कि इसको आप बिल ही रद्द कर दो। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। कल को वो कह देंगे जी आप ये सरकार ही बंद कर दो चलानी। नहीं, लेकिन एमएसपी की बात है तो एमएसपी गारंटी की बात कहीं भी नहीं हुई। जब भी हुई, मेरी बात सुनो, ना तो वार्तालाप में आप थे ना मैं था। जिस दौर की हमें ये ब्रीफ किया गया, जिस दौर की बातचीत चलती, हर पहलू पे उनके डिस्कशन हुई है। उनमें एक पहलू ये भी था, जब इस पहलू पे तैयार हुए तो उन्होंने फिर पैंतरा बदल दिया। मतलब वो बात पे नहीं आना चाहते। जो किसान की जत्थेबंदी है वो इस बात पे नहीं आना चाहती थी। मैं यही सवाल ओपन जत्थेबंदियों से हट के आम किसान के सामने करता हूँ कि हमें इन जत्थेबंदियों के चक्कर से बाहर आना चाहिए और हमें अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से फैसला लेना चाहिए। क्या मात्र 40 लोग ही हरियाणा का फैसला करेंगे? और उन 40 में भी हरियाणा के कितने हैं? 6 या 7 लोग हरियाणा का किसानों का फैसला करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर हरियाणा के अंदर सरकार नाम की तो कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर तो उन 7 को पूछना चाहिए भी तुम ही करो। और उन 7 के पास भी ज़मीन है कि नहीं है, इस पर भी संशय मुझे कि उनके नाम कृषि ज़मीन है या नहीं है। मेरे को इनमें भी डाउट है।